मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय के संकेतांक 822 HW के प्रश्न संख्या 22 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 21 तक के प्रश्नों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से 21 तक के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे सबसे सटीक और विश्वसनीय हल आप प्राप्त कर सकें। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22 लिखा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, जिसका का नंबर है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 22 का दिया है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4। इसके हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4 × 12, 12 के ऐसे खंड की घटाने पर 1 प्राप्त हो तो 4 और 3 ही होंगे। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। अब हम दो पदों का समूह बना करके कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 3x - 4 और दूसरे समूह से देख रहे हैं 1 तो हमारा 3x - 4, 3x - 4 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा इंटू x + 1। तो क्रमशः दोनों में से प्रत्येक को एक एक बार यदि हम 0 के बराबर कर लें, यदि 3x - 4 = 0 तो 3x = 4 या x = 4/3 और यदि x + 1 = 0 तो x = -1। इस प्रकार से द्विघात बहुपद के जो शून्यक मिले, द्विघात बहुपद के शून्यक इक्वल टू -1 4/3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम शून्यकों का योगफल अगर लिखें, शून्यकों का योगफल दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो -1 + 4/3 सरल करेंगे, लाशा ले लिए 3 मिल जाएगा तो -3 + 4। इस प्रकार से 1/3 को हम लिख सकते हैं -1/3। अब -1 यदि देखें तो देख रहे हैं -1 हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक अपान 3 देखा जाए x² का गुणांक है। तो इस प्रकार से शून्यकों की योगफल में शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है। अब हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणा किया जाए -1 × 4/3 गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -4/3। -4 अगर देखें तो x की घात 0 का गुणांक या कह सकते हैं अचर पद अपान 3 x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है तो सत्यता की जांच हो जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो देख रहे हैं समीकरण युग्म दिए हैं। अब इनको हल करके हमको x और y के मान निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं 22 का ख, पहला समीकरण है 0.2x + 0.3y = 1.3। इसमें हम दशमलव हटाएं बटे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे। सभी में देख रहे हैं एक एक अंक पर दशमलव है तो दोनों ओर से 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा 2x + 3y = 13। ये हमारा पहला समीकरण आ जाता है। दूसरा समीकरण है 0.4x - 0.5y = -0.7। इसमें भी दशमलव हटाएं या कहते हैं दोनों ओर 10 से गुणा कर दें तो हमारा मिल जाएगा 4x - 5y = -7। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब समीकरण 1 और 2 में हम कोई एक गुणांक बराबर कर लें, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक। यदि y का गुणांक समान करना है तो समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे 5 से तथा समीकरण 2 में गुणा कर देंगे पहले समीकरण में जो y का गुणांक है अर्थात 3 से।
तो पहले समीकरण में यदि 5 से गुणा करते हैं तो बन जाएगा 5 दुनाई 10x प्लस 5 तेई 15y इक्वल टू 13 पचे 65। इसके बाद दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे 4 तेई 12x माइनस 3 पचे 15y इक्वल टू माइनस 3 सते 21। सरल करेंगे तो देख रहे हैं y का गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, सीधे जोड़ देंगे तो y का पद कैंसिल हो जाएगा। तो यक्ष में सजाती है समान चिन्ह में जुड़ जाएंगे 12 10 22 यक्ष इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखें 65 माइनस 21 घटा लिए 5 से 1 घटा 4 6 से 2 घटा 4। इस प्रकार से यक्ष बराबर हमारा 44/22 यक्ष का मान मिल जाता है 44/22। काट के सरल कर लेंगे 22 दूनी 44। तो इस प्रकार से यक्ष का मान मिल जाता है। अब इस यक्ष के मान को हम समीकरण 1 में अगर रख दें, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। यक्ष के स्थान पर 2 रख देंगे और सरल करते हैं तो 4 प्लस 3y बराबर 13 या 3y बराबर मिल जाएगा 13 माइनस 4 9 4 13। तो इस प्रकार से y बराबर आ जाएगा 9/3। काट के सरल कर लिए तो y का मान 3। तो समीकरण युग्म का हल हमको प्राप्त हुआ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 22 का गा है सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 22 का गा। तो 22 के गा में दिया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां क्या समान लंबाई की होती हैं। तो प्रश्नानुसार एक वृत्त है और इस वृत्त से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शियां हैं। हमको दिखाना है कि इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। मान लीजिए बाह्य बिंदु P से O केंद्र के वृत्त में PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हमको दिखाना है कह रहा जिनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो इसमें हमको वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनकी लंबाइयों को समान सिद्ध करना है। दोनों त्रिज्याओं को OA और OB त्रिज्याओं को मिला लेते हैं, साथ में OP को भी मिला लेंगे। तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत आ जाएगा। दिया है हमें क्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां यानी O केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा दिया हुआ है, सिद्ध करना है क्या इनकी लंबाइयां समान होती हैं, अर्थात PA इक्वल टू PB। ये हमको सिद्ध करना है। रचना में हमने OA, OB और OP को मिलाया। ये कार्य हम अलग से कर रहे हैं तो ये हमारा रचना के अंतर्गत आ जाएगा। उत्पत्ति, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उस प्रमेय के अनुसार कोण OAP 90 अंश मिल जाएगा। इसी प्रकार कोण OBP की माप भी 90 अंश आ जाएगी। अब हम समकोण त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं OA इक्वल टू OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा देख रहे हैं कोण OAP इक्वल टू कोण OBP, ये प्रत्येक 90 अंश है, हमारा थ्योरम से प्राप्त हुआ। तीसरा देख रहे हैं OP इक्वल टू OP, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए क्योंकि RHS थ्योरम हमने पढ़ी है उस थ्योरम के अनुरूप दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम मिल जाएगा त्रिभुज OBP के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए
तो CPC के रूल के अनुसार PA इक्वल टू PB, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न संख्या हमारा 22 का घा कह रहा त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कह रहा है एक बिंदु D इस प्रकार है, तो इसमें हम एक बिंदु D इस प्रकार से लेते हैं जिसमें कह रहा कोण ADC अर्थात इस कोण की बात कर रहा है, कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, तो यह कोण हमारा इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो प्रश्न में हमारा दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में AD इस प्रकार है कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में कह रहा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करके लाना है। इसके बाद उत्पत्ति अगर देखें, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो दोनों त्रिभुजों में कोण C उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ADC की बात करें और त्रिभुज BAC की बात करें तो दोनों में देख रहे हैं कोण C उभयनिष्ठ है। कोण C इक्वल टू कोण C, ये हमारा उभयनिष्ठ है। और दूसरा कोण ADC इक्वल टू दिया है कोण BAC, ये हमारा दिया है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप हैं। तो देख रहे हैं A के संगत हमारा इसमें B मिल रहा है, तो त्रिभुज BAC। अब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो त्रिभुज ADC की संगत भुजा देखें तो यदि मान लीजिए ADC में हम CA लेते हैं तो CA देख रहे हैं कोण D की सम्मुख भुजा है, जबकि बड़े त्रिभुज में कोण D के सम्मुख, कोण D के बराबर कोण A है, तो इसके सम्मुख भुजा हमारी CB मिलेगी। इक्वल टू, अब इस छोटे त्रिभुज में अगर देखें तो फिर हमारा CD जो कि कोण इस कोण की सम्मुख भुजा है और इस कोण के संगत बराबर बड़े वाले में देखें तो हमारा ये कोण मिलेगा। तो CD अपान बड़े त्रिभुज में इस कोण की संगत भुजा देखेंगे, सम्मुख भुजा तो CA मिलेगी, तिरछा गुणा कर लें तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता है, तो इसमें हमको माध्यक निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी प्रश्नानुसार बनाएंगे और तत्पश्चात संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाना है। तो सबसे पहले हम बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता दो कॉलम खींचते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 22 का अंगा, 22 का अंगा पार्ट, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखने दिए हैं 15 से 20, 20 से 25, इस क्रम से 45 से 50 तक हैं। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, इनकी बारंबारता क्रमशः दी हैं। बारंबारता देख रहे हैं इनकी दी हुई है। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 14 है, दूसरे की 56, फिर 60, तीसरे की 86, चौथे में देखें 74,
इसके बाद 62 और फिर 48 दी है। अब हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाएंगे। संचयी बारंबारता जानते हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं, 14 मिल जाएगी। फिर 14 + 56 जोड़ के लिखेंगे, 56 4 60 10 70 और 70 60 जोड़ेंगे, 7 6 13 130 मिल गया। अब 130 में हम 86 को जोड़ेंगे तो 6 8 3 11 और 1 1 2। फिर 216 में 74 जोड़ेंगे, 6 4 10 और 8 1 9 290। 290 में 62 जोड़ेंगे, 2 9 6 15 2 1 3। इसके बाद 352 में 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10 8 2 10 और 5 4 9 9 1 10। हमारा 8 2 10 5 4 9 1 10 और 3 1 4 400। और यदि बारंबारताओं का योग हम निकालें तो n बराबर देखते हैं 8 2 10 4 14 6 20 6 26 26 4 30 3 हासिल मिला, 3 4 7 6 13 7 20 8 28 6 34 34 5 39 1 40। इस प्रकार से n बराबर 400। अब हम n/2 का मान निकालेंगे, 400/2 सरल किए 200 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 200 हमारा संचयी बारंबारता 216 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग का मान हमारा 30 से 35 मिल जाएगा। लिख देंगे जो कि संचयी बारंबारता 216 के अंतर्गत है, 216 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग 30 से 35 होगा। इससे हमारा L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद माध्यक वर्ग की बारंबारता F देख रहे हैं 86 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF कहलाती है, तो CF का मान 130 हो जाएगा। ये हमारा 130 ये CF है और 86 ये F का मान है, 30 हमारा ये L का मान है। H बराबर अगर निकालें, H देख रहे हैं 35 - 30 5 मिल जाएगा। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक का फार्मूला है L + n/2 - CF अपान F इंटू H। इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। L का मान देख रहे हैं, L हमारा आया 30 + n/2 200 माइनस CF 130 अपान F का मान देख रहे हैं 86 दिया है, इंटू H का मान 5 है। सरल करेंगे तो 30 + 200 से 130 घटाएंगे 70 गुणे 5/86। अगर सरल करते हैं तो 30 + 7 × 35 350/86। यदि इसको हम काटें, 2 से कट रहा, 2 चौको 8 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 2 पंचे 10। आप 43 का भाग 175 में दे दें तो 43 का भाग 175 में आप देंगे तो ये हमारा देख रहे हैं जाएगा 4 तिहाई 12 4 चौक 16 1 17, तो 4 बार जा रहा है। 4 तिहाई 12 4 चौक 16 1 17 3.00। इस प्रकार से लगभग 4.0, तो कह सकते हैं 30 + 4.0 यानी लगभग 34.0 के आसपास मिलेगा। तो ये माध्यक का मान होगा। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 22 का 4 नंबर दिया है, पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 22 का 4। अब इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे को एक बार फेंकने पर हम जानते हैं 6 अंकों में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, तो कुल ढंग बराबर 6। अब हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया है कि एक अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर 6 तक के अंक में अगर हम अभाज्य संख्या देखें तो अभाज्य संख्या 2 3 5 2 3 5 ये हमारी 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या है। इन 3 अंकों में से कोई एक अंक आता है तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो अनुकूल ढंग की अगर बात करें तो अनुकूल ढंगों की संख्या 3 मिलती है। अभीष्ट प्रायिकता PE = होता है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग।
अनुकूल ढंग अपान कुल ढंग अनुकूल ढंग 3 है, कुल ढंग 6 है। सरल किए 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 1/2। तो ये हमारे दिए हुए चा का फर्स्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दिया है क्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। तो 2 और 6 के मध्य अगर संख्या देखें तो 2 और 6 के मध्य संख्या मिल जाएगी 3, 4, 5। अर्थात देखें इसमें भी हमारे अनुकूल ढंग मिलेंगे। अनुकूल ढंग बराबर 3, इसमें भी अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग 3/6, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6। तो ये 1/2 इसका भी उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। किसी समांतर श्रेणी, मान लेते हैं समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। प्रश्नानुसार प्रथम 8 पदों का योगफल कह रहा 64 है। तो यस 8 इक्वल टू 64। इन पदों के योग का सूत्र लगाएंगे, इनकी जगह 8 है तो 8/2 2a प्लस n-1 अर्थात 8-1 इंटू डी इक्वल टू 64। सरल किए 2 चौको 8। इस प्रकार से 2a प्लस 8-1 7d बराबर 64/4। सरल कर लिए 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। फिर आगे करा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। अब अगर हम 17 पदों के योग का सूत्र लगाएंगे तो n/2 अर्थात 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी यही बराबर 289 के दिया है। सरल करेंगे तो 2a प्लस 17-1 अर्थात 16d बराबर मिलेगा 289/17 गुणे 2। सरल किए 17 हम 289। तो इस प्रकार से 2a प्लस 16d बराबर 17 दुनाई 34। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। पहला समीकरण भी इसी के पास यदि लिख लें तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। ये हमारा पहला समीकरण है। और यदि घटा देते हैं, घटाने में जानते चिन्ह बदल जाएंगे, 2a कैंसिल हो गया। 16d से 7d घटा दिए तो 11-7 बल्कि 9-7 16 9d इक्वल टू 34 से 16 घटाएंगे, 14 से 6 घटाएं 8 और 2 से 1 घटाए। तो इस प्रकार से d बराबर 9 दूनी 18 2 मिल जाता है। इस d के मान को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है 2a प्लस 7d का मान 2 मिला बराबर 16 दिया है। तो इस प्रकार से 2a प्लस 7 गुनाई 14 बराबर 16, या कह सकते हैं 2a बराबर मिल जाएगा 16 माइनस 14। 16 से 14 घटाएं 2, 2a बराबर 2 तो a बराबर 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे a और d के मान आ जाते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वांतर यानी a और d ही निकालना था। तो a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2 यही हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। अब हम देखते हैं 23 का अथवा। 23 के अथवा में दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। 23 का अथवा माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें क्या 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल। दूरी 180 किलोमीटर की है और रेलगाड़ी की चाल हमने x माना है। तो 180 बटे x घंटे का समय ये मिल जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में। फिर कह रहा यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। नई चाल
प्रारंभ में x थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देंगे तो नई चाल मिल जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब अगर समय निकालें, पहला समय ये मान लीजिए t1 था और इसको t2 मान लें, दूरी वही है 180, चाल नई हो गई x + 5। प्रश्नानुसार चाल बढ़ जाने से कह रहा है 1/2 घंटे कम समय लगता है, तो पहले वाला समय इस दूसरे वाले समय से 1/2 घंटे ज्यादा था, इसका मतलब दोनों का अंतर 1/2 घंटे के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार 180/x माइनस 180/x + 5 बराबर 1/2 मिल जाएगा। 180 कॉमन कर लें तो लाशा मिल जाएगा x + 5, तो x + 5 माइनस x इक्वल टू 1/2, x कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से सरल करेंगे 180 गुणे 5 18 पंचे 90 900, ये 2 भी हमारा इधर गुणा में मिल जाएगा और ये हमारा x² + 5x, सारी पद एक और कर लें x² + 5x माइनस 9 दूनी 18, 1800 इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण बनता है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे। तो 1800 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 5 1800 के ऐसे दो खंड कि घटाने पर 5 मिले। तो इसमें हमारे 45 और 40 दो खंड आएंगे जिनका अंतर 5 होगा और गुणा करेंगे तो 1800 के बराबर मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब अगर हम दो दो पदों का समूह बना के कॉमन कर लें, पहले समूह से x कॉमन करेंगे तो x + 45 माइनस दूसरे समूह से 40 कॉमन कर लेंगे तो ये भी हमारा x + 45 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x + 45 और दूसरा गुणनखंड x - 40 इक्वल टू 0, दोनों को यदि एक एक बार हम 0 के बराबर करते हैं, यदि x + 45 बराबर 0 तो x बराबर -45 जो कि अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है। और यदि x - 40 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। तो यही अभीष्ट रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में 24 नंबर में दिया है, क्या एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। प्रश्न संख्या 24, एक गोलाकार कांच के बर्तन की कह रहा है एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो प्रश्नानुसार यदि हम चित्र बनाएं तो बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कह रहा 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास इसका 2 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या आधी मिल जाएगी 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका अगर हम गोलाकार भाग देखें तो इसका गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.4 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या मिलेगी r इक्वल टू 8.4/2 इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो हम दोनों के आयतनों का योग निकाल लेंगे। बर्तन की धारिता बराबर गोलाकार भाग का आयतन या कहें गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब हम दोनों का मान रख दें। गोले के आयतन का सूत्र जानते हैं 4/3 पाई r³ प्लस बेलन का आयतन पाई r²h, इसी में मान रख देना है 4/3 पाई r। देख रहे हैं गोले की त्रिज्या है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 प्लस पाई इंटू r। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू h 7 दी है। अब इसको अगर हम सरल कर लें 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 प्लस पाई 22/7 गुणे 7, 7 7 कैंसिल कर दें, 7 6 42 और 3 से भी काटेंगे तो 3 9 6.2 मिल जाएगा। अब इनका हम आपस में गुणा कर लें। तो गुणा करने में अगर देखें 22 चौक 88
इंटू 0.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, इन तीनों संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करें, पहले हम 42 का गुणा कर लें, 42 में 42 से गुणा करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 2 दुनाई 4, 2 चौको 8, फिर 4 दुनाई 8, 4 चौक 16, इस प्रकार से 4 8 8 16, 16 1 17। अब इसमें हम 2 से और गुणा कर दें, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 3। अब इसमें 88 से गुणा हमको और कर लेना है, 8 अठाई 64, 8 दुनाई 16, 16 6 22, 8 पंच 40, 2 42, 8 त्रिक 24, 24 4 8 त्रिक 24 4 28। इसी प्रकार दूसरे 8 से करेंगे तो फिर यही संख्याएं मिलेंगी, 2 8 2 2 4, जोड़ लेंगे 4 4 2 6, 2 2 4, 8 2 10, और 8 2 10 11, और 2 1 3। तो इस प्रकार से गुणनफल हमारा जो प्राप्त हुआ। अब इसमें यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर दशमलव लगा दें तो 310.464। इसका जो टोटल हमारा मान मिला, देख रहे हैं 22 चौक 88, और तीनों संख्याओं का गुणनफल हमारा आया। तीनों संख्याओं का गुणनफल अगर निकालते हैं तो 35 28, 3 अंक पर दशमलव है तो 3.528, 3.528 प्लस 22, और इनका भी आपस में गुणा किए तो मिला 310.464 प्लस 22, जोड़ देंगे तो 310 और 22 मिल करके 332.46 सेंटीमीटर क्यूब ये बर्तन की धारिता आएगी। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 24 का अथवा दिया है, कह रहा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौना कह रहा है एक शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये एक अर्धगोला है और शंकु इसी पर कह रहा अध्यारोपित है, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दी है, 15.5 सेंटीमीटर, जबकि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की त्रिज्या का मान दिया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब यदि हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालें, शंकु की ऊंचाई बराबर मिल जाएगी 15.5 माइनस, क्योंकि ये अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी हमारी दोनों की समान है, इस 3.5 को माइनस कर देंगे तो इसका मान मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², इसी में मान रख देंगे, h देख रहे हैं 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का होल स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे बटे 10 मिलेगा, 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10, तो इस प्रकार से √12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 बटे 2 का स्क्वायर 49/4, लाशा ले लेंगे, 4 लाशा मिल जाएगा, 4 चौक 16, 14 चौक 56, 1 57, 576 प्लस 49, तो जोड़ेंगे 576 49, 625/4 वर्गमूल लेंगे तो 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, तो इस प्रकार से 12.5 सेंटीमीटर ये शंकु की तिरछी ऊंचाई का मान होगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मिलेगा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ जानते हैं πr_l प्लस अर्धगोले का 2πr², मान रख देते हैं, पाई कॉमन कर लें, r देख रहे हैं r का मान त्रिज्या 3.5 है, इंटू l का मान 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू पाई हमने कॉमन कर लिया, r का मान 3.5 स्क्वायर है, 2 बार गुना कर लेंगे। अब अगर सरल करें, पाई का मान 22/7, दोनों से 3.5 को हम कॉमन कर लेंगे तो इस प्रकार से 12.5 प्लस और 2 का गुणा 3.5 में करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 7 पना 35, 0.5, 22 पंचे 110,
11.0 इंटू 12.5 में 7 जोड़े देंगे तो 12 7 19.5, 11 से गुणा कर लेंगे। तो 11 से गुणा करने पर 11 पचे 55 और 11 नैया 99 में 5 हासिल जोड़ दिए 104, हासिल हमारे 10 मिले, 11 10 21, तो 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 214.50। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 25वें नंबर में दिया गया एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 25, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, ये मान लीजिए कोई एक बहुमंजिला भवन है जिसके क्रॉस शिखर से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के, ये दूसरा 10 मीटर ऊंचा भवन है ए बी बहुमंजिला भवन है और सी डी 10 मीटर ऊंचा एक दूसरा भवन है। प्रश्न कह रहा बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर जब इस हम बी बिंदु से देखते हैं तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कह रहा 30 अंश और 45 अंश। तो यहां से जब देखा जाता है तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण ये हमारा प्राप्त होता है 30 अंश, जबकि उसके तल का अवनमन कोण 45 अंश प्राप्त होता है। इन्हीं का एकांतर कोण लेंगे तो ये कोण हमारा 30 अंश और ये कोण 45 अंश मिल जाएगा। हमको बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h है। इस बिंदु का नाम ई दे देते हैं, क्योंकि 10 मीटर है तो ए ई की माप भी 10 मीटर मिल जाएगी। इसलिए ऊपर की माप देखें टोटल h है तो h से 10 माइनस कर देंगे तो h माइनस 10 ये बी ई की माप आ जाएगी और इसको हम x मान लें तो ये भुजा भी x हो जाएगी। अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज सी ए बी या बी ए सी को लें। समकोण त्रिभुज बी ए सी में अगर देखें इस कोण के सापेक्ष हमारा लंब और आधार tan 45 अंश ले लेंगे। tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर मिल जाएगा ए बी अपान ए सी। tan 45 का मान 1, ए बी को हमने h माना है और ए सी x है, तो इस प्रकार से x बराबर h समीकरण 1 बन जाता है। दूसरा त्रिभुज बी ई डी को अगर देखें तो इस बी ई डी त्रिभुज में हमारा कोण d 30 अंश दिया है, tan 30 अंश लेंगे तो tan 30 अंश लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं बी ई अपान आधार ई डी, tan 30 अंश का मान 1/√3 बी ई h माइनस 10 बटे ई डी x है। समीकरण 1 से x का मान h रख लें तो यही प्रश्न हमारा बन जाएगा। तिरछा गुणा कर लेते हैं x इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 10, x का मान समीकरण 1 से रख लें x के स्थान पर h, तो h इक्वल टू √3h माइनस 10√3, h वाले पदों को एक तरफ कर लें तो 10√3 इधर लाएंगे माइनस में मिलेगा तो √3h माइनस h कॉमन कर लें तो h कॉमन कर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा 10√3 अपान √3 माइनस 1। अब हम हर की संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे। √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 की संयुग्मी √3 प्लस 1, इसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं तो फिर इसका मान मिल जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1 अपान, देख रहे हैं माइनस प्लस वर्गांतर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो 2 से 10 काट देंगे, 2 पंचे 10 और √3 के अंदर गुणा कर दें तो √3 3 मिल जाएगा तो 3 प्लस √3, तो ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h का मान होगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 25 का अथवा दिया है। 25 के अथवा में कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यदि इस प्रश्न में आप देखें 25 के अथवा में दिया है, 25 का अथवा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये मान लीजिए एक चिमनी है और भूमि पर स्थित एक बिंदु, ये मान लीजिए ए भूमि पर स्थित एक बिंदु है, बी सी चिमनी है, तो बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण कह रहा 60 अंश है। चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर अर्थात ए बी 25 मीटर है। चिमनी की ऊंचाई निकालना है, मान लीजिए चिमनी की ऊंचाई h है। अब इस समकोण त्रिभुज एबीसी में, अगर हम समकोण त्रिभुज एबीसी में देखें तो समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 60 अंश
बराबर लंब बटे आधार अर्थात h अपान 25, tan 60 का मान रख दें, tan 60 हमारा √3, तो h बटे 25 या h बराबर मिल जाएगा 25 √3 मीटर। तो ये चिमनी की ऊंचाई का मान होगा। तो ये हमारा 25 के अथवा का पहला भाग है, इस पहले भाग का उत्तर मिल जाएगा 25 √3 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो चित्रानुसार मान लीजिए ए बी, ये हमारी 60 मीटर की ऊंचाई है और इस बी बिंदु पर कोई पतंग है, जिसमें कह रहा पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि पर स्थित बिंदु से बांध दिया जाता है। इस सी बिंदु से इस पतंग की डोरी को क्या बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। अब हमको क्या करना है, डोरी की लंबाई, मान लीजिए डोरी की लंबाई x है। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखें, इस समकोण त्रिभुज में पाएंगे, समकोण त्रिभुज CAB में हमारा इस कोण के सापेक्ष लंब और कर्ण यानी साइन ले लेंगे। साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, तो 60 बटे कर्ण हमने x माना, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटे x, तिरछा गुणा कर लेंगे तो √3 इंटू x बराबर 60 गुनाई 120, या x बराबर मिल जाएगा x बराबर 120 बटे √3। ये √3 का हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो यही हमारा मिल जाएगा 120 √3, √3 का गुणा किए 3 मिल जाएगा, 3 चौक 12, तो 40 √3 मीटर ये है पतंग के डोरी की लंबाई होगी। अर्थात यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, x बराबर 40 √3 मीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और सभी सेटों के हल भी आप तक पहुंच सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।